कि भाई मैं ना मानूं, मैं हूं तो मैं ही हूं, दूसरा कोई और नहीं है, इस जमीन से आसमां तक बस मैं ही मैं हूं। एक टाइम था कि वो सब लोग कृपाल वर्सेस अदर थे। हाँ हाँ हाँ, वो लोग कौन थे? जहाँ मैं ये कहूँ कि पूर्व एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, क्या एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जयराम जी? हाँ, वो कैसे? कि अगर इनमें से एक भी जीता होता हाँ। तो जयराम ठाकुर के पास एनिमल हस्बेंड्री के अलावा कोई विभाग नहीं होता। लो जी, ये नया खुलासा। बाई इलेक्शन होना था यहाँ पे, फतेहपुर वाला। फतेहपुर वाला। ये मुख्यमंत्री के उसमें नहीं आता था। आंदा क्या नहीं आंदा? यानी कांगड़ा का और हमीरपुर का अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया तो ठाकुर जयराम ने किया है। वो कैसे? कि वो बंदा अपने दोस्तों को निपटाने के लिए अपनी रैली ही फ्लॉप कर ले। वो क्या हुआ था? जो वो बंदा कौन? नाम लेके बोलो। जयराम ठाकुर, नूरपुर में प्रोग्राम हुआ, राकेश राणिया मंत्री, उसको 100 बस मिली। यहाँ सामने इस ग्राउंड में जो प्रोग्राम हुआ, अर्जुन सिंह जी विधायक, उनको 100 बस मिली। और फतेहपुर था जहाँ पे विधायक नहीं था और चुनाव आने वाला था। आप मान सकते हो कि 100 की 100 बस गायब हो गई हैं? राजा वीरभद्र सबसे धाकड़ मुख्यमंत्री मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनके राज में भी ऐसा नहीं हुआ कि कृपाल परमार ने बसें का इंतजाम किया और बसें गायब हो जाएं। अपने ने बढ़ के रखते कृपाल परमार। ठीक है, जिस व्यक्ति ने यहाँ तक जाकर राजनीति निचले स्तर पर की है, उस व्यक्ति को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अगर सब लोग साथ देते तो जरा कुछ और होता। वाह वाह वाह, थोड़ा सिद्धा है कि सानू मारिया ता पूरी पार्टी मरी। बाई इलेक्शन हुआ, हाँ। बड़ी खबर लगी थी जी, कृपाल परमार को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर ले ये रट दिवरी तो अंजो उस, मारी ठोड़ बोले चली उस बंदे की औकात ही नहीं कि मेरे को ले जाए। मैं था, सुरेश कश्यप थे, पवन राणा जी थे। मैंने उनको कहा था कि जो आपने मेरे साथ किया ना, ये एक दिन आपके साथ भी होगा। और अंत तक किसको चेयरमैन बनाने की कोशिश कर, कौन से दोस्त थे उसके? तो बोलते मित्रों की सरकार है। तो मेरे को ना बड़ी शांति मिलती है सह जो यार एक बंदा तो है जिसने दोस्तों को संभाल के रखा हुआ। वाह 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 वाह, बड़े साफ गोई है निकाल कर रहे तो बड़े के सखू भाई। ये भी जयराम ठाकुर ने तो अपने दोस्तों को ही खत्म कर दिया। देखो एक बार और बताता हूँ, दो सुना गपशप। 2007 में वहाँ रुका हुआ था तो मैंने रामस्वरूप जी को बुला लिया, तो एमपी इकट्ठे हो गए और रामस्वरूप जी को ढूंढते ढूंढते जयराम ठाकुर जी आगे वहाँ पे। उस वक्त हम तीनों उपाध्यक्ष थे। आओ हम लोग कसम खाते हैं कि जो भी बनेगा वो दूसरे 2 भाइयों का वाह जयराम वाह, देखो कितनी बड़ी गल। और उस वक्त मैंने कहा कि दिल्ली बैठे थे। बिल्कुल। और जब हम दिल्ली बैठे थे तो रामस्वरूप जी भी आए थे। अच्छा। और रामस्वरूप जी अपना कोई काम बता रहे थे और उनसे मदद मांग रहे थे जयराम जी से। और जयराम जी उसको लाइटली ले रहे थे। वो कोई बात करके आए थे जो उनकी बात बन नहीं रही थी और हम जब गले मिले तो वो रो दिए। और अगली सुबह 14 तारीख की सुबह पे वो दिल्ली गए और उसी रात को उनकी देहांत हो गया था। वो उनके मुख्यमंत्री काल में एक दुनिया से चला गया और दूसरा पार्टी से। जो आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप पीएम साहब के साथ बात कर रहे थे, उसका क्या सीन था? वो कैसे लीक हुआ? आपने करवाया? देखो ना, उन्होंने कृपाल परमार को निपटाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। अगर मैं उसी लिहाज से बात करूं तो भाई साहब, आज की डेट में आप एमपी होते लोकसभा में, अगर वो चीज नहीं गई होती। 93 में जब जेपी नड्डा ने पहला चुनाव लड़ा था है, तो उसमें हम भी नारे लगाते थे कि शांता के बाद जेपी बने मुख्यमंत्री धूमल जी। हाँ, 2027 में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की पोजीशन क्या होगी? ये जो मान लीजिए एक तरफ से कि कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल है या बना हुआ है, जब आपको 2022 में आपको नेता घोषित किया, नंबर ऑफ सीट्स ठीक है, लेकिन वोटों में आपके 6% की कभी आई 46 पे आ गए आप हैं। 6% लोग जो थे वो आपका चेहरा देख के भाग गए। बहुत बड़ी बात। ठीक है। जब कंगना रनौत ने चुनाव लड़ा जिसके पीछे तुम लाठ लेके पड़े रहते हो, मुझे पता नहीं क्यों, फिर तुम ही तो लेके आए। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੈ ਦੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਝਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਸੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਦੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲੂ ਜੇ ਸੈ आरओआई ਦਿੱਤੇ ਗਏ थे कि बात ये हुई है दूमल साहब तालू नहीं कुछ बोल रहे थे। देखो, गलत लोग तब राज करते हैं जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं।
बड़ी वधिया गल है। प्रोफेसर धूमल भी रहे हैं, वो भी चुप हैं, कहीं ना कहीं गुनाहगार वो भी माने जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, शांता कुमार हर मुद्दे पे बोलते हैं। दोनों मुख्यमंत्री दोनों नए थे, जयराम ठाकुर भी हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी। इन्होंने दोनों च वधिया एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इस वेले देखा जाए तो? कि जिस क्राइसिस में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चला रहे हैं ये था उससे 100 टाइम बेटर है वो। सुखविंदर सिंह सुक्खू इज 100 टाइम बेटर। जय माँ बगलामुखी। और विशाल सबसे पहले माँ बगलामुखी के दर्शन करवाएं, क्योंकि ये पुराना सिद्ध पीठ है, कोटला में है। और कोटला जो है वो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, इसलिए मैंने माँ बगलामुखी का जिक्र भी किया, क्योंकि ये जिस तरह से कहते हैं ना कि जीभ का स्तंभन भी कर देती है। तो आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे कि परेशान भी हो जाएंगे। और विशाल, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि सीधा चेहरे की तरफ आए, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसे बीजेपी ने मोहरा बनाकर रख दिया था, यानी कृपाल परमार। परमार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय माता दी। जय माता दी। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलम बुद्धि विनाशे ओम ह्लीम स्वाहा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਨ ਸੇ ਕੋਣਨ? दुष्ट तो सामने ही है, सुर और असुर हमेशा साथ साथ चलते रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खैर, मुद्दे की बात पे आने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। भाई, ये रंगत, ये मूंछें, ये क्या चक्कर है? एकदम से मतलब आपको जो अज्ञातवास बीजेपी वालों ने दिया था उसमें आपकी रंगत बढ़ गई और आपका बिल्कुल हाव भाव पूरी ड्रेस। जब पांडव अज्ञातवास पर गए थे तो वो पहले से ज्यादा बलशाली और तेजस्वी होकर निकले थे। हे भगवान। तो हमने भी अज्ञातवास में जो किया है वो अंदर की बात है, उस विषय पे कभी फिर बात करेंगे। आप मुद्दे पे आइए। सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। बाई चांस आज आपसे मुलाकात हो गई यहाँ कोटला में, तो बाई चांस ही माहौल ऐसा है बीजेपी के अंदर कि भाई मैं ना मानूं, मैं हूं तो मैं ही हूं, दूसरा कोई और नहीं है, इस जमीन से आसमां तक बस मैं ही मैं हूं। इसी मुद्दे पे बात करनी है और मुद्दा जुड़ा हुआ है जयराम ठाकुर वर्सेस अनुराग ठाकुर वर्सेस अदर्स। जिस तरह से केस लगता है उसी तरह का केस आपकी अदालत में आ चुका है आज। इसमें कहते हैं ना कि मैं हूं तो मैं क्या हूं, तुम हो तो तुम क्या हो। अगर हम तुम हैं तो हम हैं। वाह वाह। पर यहाँ पर तो हम तुम तो है ही नहीं, मैं नहीं, देखो उसमें ऐसा है कि मैं आजकल बड़े दिनों से सच में ज्ञातवास में हूँ। और जहाँ तक कि मैं सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं डालता हूँ, और जहाँ तक कि पढ़ता टीका लगाने की आदत है आपको। वैलेंटाइन जैसे बीमारी का पता लगा, टीका पहले ठोक दो। हाँ, नहीं चलो वो उपचार तो फिर करना पड़ता है ना। तो मैंने कल, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी और फिर फ़ोन आया कि देखो, तो मैंने देखा। तो जिस बात की आप वर्सेस की बात कर रहे हो, तो एक टाइम था कि वो सब लोग कृपाल वर्सेस अदर थे। हाँ, वो लोग कौन थे? सीधा वो सब सारे 17 में वो कृपाल परमार वर्सेस अदर थे। वो आजकल वर्सेस चल रहा है। तो जैसे कल आप ही कह रहे थे कि चप्पा चप्पा भाजपा, और हिमाचल बोल रहा था आज जफोजफी तो है ही है, टुकड़ा टुकड़े भी है। आज तो बस ये स्कोर आ रहा है कि भाजपा में कितने गुट हैं। हाँ, कितने गुट हैं पता नहीं। कल 3, 4, 5 घंटे से आज कोई 12 कह रहा है, पता नहीं कितने। वाला साहब ने मेरे को ना तो 15 लोग बताए थे। आपकी नजर में कितने हैं? पता नहीं, मेरी नजर में तो कुछ नहीं है। मेरी नजर में तो बस एक तो चिड़िया की आंख है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। मैं हमेशा मुद्दे पे रहता हूँ और सटीक निशाने पे बात करता हूँ। तो मैं बड़ा अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जहाँ मैं ये कहूँ कि पूर्व एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। क्या एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री? जयराम जी। हाँ। वो कैसे कि नाम 17 में चुनाव तोड़ा था धूमल जी के नाम पे। हाँ, जीतते भी तब भी थे आप लोग। 2 धूमल जी हार गए। प्रदेश या हरवा दिए गए? नहीं, वो तो हरवा दिए,
चलो मैं बदल देता हूँ कि हरवा दी है। सतपाल सत्ती चुनाव हार गए, रविंद्र रवि हार गए, रणधीर शर्मा हार गए और 2-4 हार गए, तो जयराम ठाकुर की लॉटरी खुल गई। और अगर धूमल जी, अगर मैं बड़ी उसके जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इनमें से एक भी जीता होता तो जयराम ठाकुर के पास एनिमल हस्बेंड्री के अलावा कोई विभाग नहीं होता। लो जी, ये नया खुलासा। नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। देखो ना, 5 साल के में 3 साल तो कोरोना चला रहा, उस बंदे को जज करने का मौका ही नहीं मिला लोगों को। मोदी जी ने धड़ल्ले से पैसा भेजा, फिर कोरोना की आपदा आ गई और उन्होंने कहा कि आपदा में अफसर ढूंढो, और हमारे लोगों ने अफसर ढूंढ लिया। क्या? करप्शन का। कोरोना बीजेपी खड़ी नहीं होगी जिस तरह से आप बात कर रहे हो। कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने हाथ रंगे थे, किसको पता नहीं है? कौन थे? मैं कोरोना में पीड़ित था। हाँ। मेरा केस पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं 14 दिन हॉस्पिटल में रहा था। मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज या जोनल हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। ये 2 मिनट सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पे एक डॉक्टर गुरशरण, जो मेरे साथ हॉस्टल में कमरे में साथ रहते थे, वो CMO थे। उन्होंने तो मुझे कहा कि वो टेस्ट करवा के ना, उन्होंने कहा कि सर यू आर पॉजिटिव। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरी हालत बिगड़ रही है, मुझे कमरा, दोस्त ने कहा कि कमरा नहीं है। मैंने प्राइवेट में जाके इलाज करवाया। अच्छा, प्राइवेट में वहां पे पूरा MP को कमरा नहीं मिला था उस दौर में, और राज्यसभा के, और वो भी मौजूदा प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं उनके बड़े प्रिय रहे हैं। ये सैजल जी हेल्थ मिनिस्टर थे, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। एक मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा, जो बड़ा इंजेक्शन लग रहा था, रेडमिस्फेयर, ठीक है, वो कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने वो 50,000 रुपये, मैं और मेरी पत्नी बीमार थे, हमने 12 इंजेक्शन 50,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से खरीद के लगवाए। जबकि वो इलेक्शन जबकि वो इंजेक्शन बद्दी में बन रहा था, मुझे नहीं मिला। नालायकी किसकी थी? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि मैं बीमार हूँ। तब भी आपकी केयर नहीं। 6 लाख रुपया दे के मैंने अपनी जान बचाई है, तो बाकी क्या क्या हुआ, बाकी लोगों को क्या हुआ, आप खुद अंदाजा लगा लो। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया। सूर्य हॉस्पिटल में एक पंगा हो गया है, उन्होंने एक आदमी को ऑपरेशन किया और उसको कोरोना वार्ड में रख दिया। शरेआम डॉक्टर की गलती थी। मैंने डॉक्टर को लताड़ा, गुस्से में थोड़ा सा अपशब्द भी कहे, जो हमारी यहाँ जो पंजाब हाँ जो भाषा उसमें कहा, उसने रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल कर दिया। मुख्यमंत्री का मुझे फोन आया कि जाओ आप जाके मुख्यमंत्री से, उससे डॉक्टर से माफी मांगो। कौन मुख्यमंत्री? जयराम ठाकुर जी। अच्छा, उन्होंने बोला कि जाके फोन आया मुझे कि मैं कह जी जब मैं बीमार था तब आप कहाँ थे? फिर उन्होंने एक मंत्री से मुझे फोन करवाया। कौन से मंत्री? मंत्री नहीं, वो इतना भ्रष्ट मंत्री था कि मैं नाम ही लेना चाहता हूँ उसका। वो सामने बगला माता है। नहीं, जय माता दी, मैंने पहले माफी मांग ली। अच्छा, स्तंभन आपकी जीभ का ही नहीं, सुनो फोन क्या आया, कहते जी कि जा तो आप माफी मांगो, नहीं तो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो आपके खिलाफ चार्ज ले लिया, तो अगर आप बोलो तो मैं बचा कर दूं। अच्छा, वो मंत्री जी ने? मैंने उसको बोला, मैं कह तू मैट्रिकुलेट है, तू ग्रेजुएट से बात कर, लॉ ग्रेजुएट से बात कर रहा है। मैं क्या, अगर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेना होगा ना, तो वो तेरे को नहीं पूछेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। और मैं क्या हाई कोर्ट, मैं कह कि मैं वकील हूँ, अगर हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेंगे तो मेरे को नोटिस भेजेंगे, जवाब देने का मौका देंगे। और मैं क्या, उन्होंने सीधी प्लेटा में मिसाइल नहीं फेंक देनी भाई। मैं क्या, तू अपनी जो है ना अपने पास रख। फिर इससे परेशान होके उस डॉक्टर से मेरी कंप्लेंट करवाई गई। अच्छा, मुझे SP कांगड़ा का फोन आया। कोतवाल जो सही है, कोतवाल। हाँ, डॉक्टर साहब के सही थे। सुनो ना, फिर SP साहब का फोन आया, कहते थे कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मेरे पास कंप्लेंट आ गई। मैं कह रही आप कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन मैं क्या, मुख्यमंत्री को एक बात पूछ लो।
कहते क्या? हाँ, मैं भी पूछ रहा हूँ क्या। मैंने कहा जी कि ऐसा है कि अगर कोरोना में डॉक्टर को उतारने के लिए अगर कोई प्रोविजन है ना, तो कोरोना में मैं क्या, आप मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। कहाँ रखोगे मुझे? तो मुख्यमंत्री को बोल दो कि FIR तो हो जाएगी, तो मैं क्या तेरी बाट लगा दूंगा मैं क्या मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसको बोलो कि हिम्मत है कि FIR करो। फिर स्वास्थ्य मंत्री हाँ, सैजल जी का फोन आया मुझे, कहते जी कि मैं आता हूँ, और मैं कह रही आ जाओ। फिर सैजल जी आए, धर्मशाला में बैठे, वो BMO बैठा, CMO बैठा, और मैंने कहा जी कि वो कहते जी कि आप सॉरी बोल दो। मैं कि बिल्कुल नहीं, अड़गे मैं नहीं, मैंने कहा जी मैं कह रहा हूँ कि ये करप्शन कर रहा है, इसने इस जगह पे करप्शन की है, मेरे खिलाफ ही FIR उन्होंने दो, इसके खिलाफ भी करो। क्रॉस FIR। हाँ, मैं कह जी मैं नहीं माफी मांगूंगा, मैंने माफी किया, मैंने कोई अपशब्द ही किए हैं ना, मैं क्या माफी मांगनी तो कोर्ट में जाके मांगूंगा। इसके खिलाफ जो कोरोना में इसने करप्शन की है, किसने? डॉक्टर जो BMO था, अच्छा, मेहता, ठीक है, मैं क्या इसने जो करप्शन की है इसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो, जिसमें हिम्मत होगी लड़ लेगा। फिर वो मंत्री CMO और वो उठ के कमरे में गए, अंदर जो उनका रिटायरिंग रूम था, और बाहर आके उन्होंने टेलीफोन किया कि जी मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो हमने भुगता जयराम के ठाकुर के राज में। फिर बाई इलेक्शन होना था यहाँ पे, फतेहपुर वाला। ये मुख्यमंत्री के उसमें नहीं आता था, आंदा क्या नहीं आंदा, यानी कांगड़ा का और हमीरपुर का अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया तो ठाकुर जयराम ने किया है। वो कैसे? मुख्यमंत्री कहाँ से? मंडी से, सिंचाई मंत्री मंडी से, एजुकेशन मंत्री मंडी से, मार्कंडे मंडी से। कांगड़ा के पास क्या था? एक वन विभाग और एक विधानसभा, यानी 3 लाख अगर आप एम्प्लॉइज के हिसाब से ले लो, तो 3 लाख एम्प्लॉइज में इन 2 विभागों में तो 3000 भी एम्प्लॉय नहीं था। हाँ। तो ये जो तो फिर जब तुमने बांट ही ठीक नहीं की तो रिजल्ट ठीक कहाँ से आना था? फतेहपुर में मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि वो बंदा अपने दोस्तों को निपटाने के लिए अपनी रैली ही फ्लॉप कर ले। वो क्या हुआ था? जो बंदा कौन? नाम लेके बोलो। जयराम ठाकुर। हाँ, मैं और किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जब मैं बंदा बोलता हूँ उसका मतलब जयराम ठाकुर। अच्छा। तो फतेहपुर के बाई इलेक्शन आ गया, मुझे कहते हैं कि मैंने दिल्ली में गया और मैंने कार्यक्रम मांगा। 8 तारीख थी, 8 मार्च। कहते जी कि 13 को कर लो। मैं कह जी कल मैं यहाँ से जाऊँगा, 10 को पहुँचूंगा, 11, 12 और तीसरे दिन चुनाव। कहते जी फिर मेरे पास 1 महीना टाइम नहीं है। अच्छा, आपको बोल दिया? हाँ, मैंने कहा कि ठीक है जी, कर लेंगे। हमने किया और इतना जोरदार प्रोग्राम हुआ। और मुख्यमंत्री बाद में कहते जी कि ये तो सरकारी प्रोग्राम था। मैं कह जी सरकार का तो टेंट ही था, बाकी तो कुछ नहीं था। इंतजाम कार्यकर्ताओं का था, बाकी सारे इंतजाम यहाँ के लोकल थे, तो सरकार का क्या था। फिर जो एक कार्यक्रम हुए थे, मुझे उस कार्यक्रम का नाम नहीं, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम थे या क्या, स्वर्ण जयंती था, ठीक है, जिसमें बहुत तवा लगा था कि जी हर मंडल को उन्होंने 100 बस दी थी HRTC की। तवा लगा था, तवा। ठीक है। नूरपुर में प्रोग्राम हुआ, राकेश सानिया मंत्री, उसको 100 बस मिली। यहाँ सामने इस ग्राउंड में जो प्रोग्राम हुआ, अर्जुन सिंह जी विधायक, उनको 100 बस मिली। थोड़ा सा दिखाइए, ग्राउंड साथ में नजर, वो सामने वाला है, पुल के पास। हाँ, बोलो आप। ठीक है। इंदौरा में प्रोग्राम हुआ, वहां पे विधायिका थी। और फतेहपुर था जहाँ पे विधायक नहीं था और चुनाव आने वाला था, 2-3 महीने में चुनाव था। फतेहपुर के ग्राउंड में चुनाव हुआ, वो स्टेडियम में किया। वहाँ आया था कोई बंदा, उसका वहाँ पे कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हमने किया, मंडल ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया।
हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि जी आप 11 बजे आइए, हम रैन से आपको मोटरसाइकिल रैली में रिसीव करेंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री जी 9 बजे आ गए। फिर मैंने कहा जी कि आप नूरपुर बैठ जाओ। हम मुख्यमंत्री ने कहा नहीं जी हम फतेहपुर बैठेंगे, और फतेहपुर का रेस्ट हाउस और वो बगल में। चलो, उस कार्यक्रम में मैंने 2 दिन पहले डीसी को पूछा कि जी बसें, कहते जी बसों का तो कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। हाँ, उन्होंने कहा जी बसों का तो कोई इंतजाम नहीं है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा यार हम किराया दे देते हैं, हम यहाँ प्राइवेट बसें ही। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? बिक्रम ठाकुर। अच्छा, बिक्रम ठाकुर। ठीक है। आरटीओ थे मिस्टर सैनी, उनकी लगी ड्यूटी, उन्होंने 100 बस की एंगेज, उसके नंबर आए हमारे पास, हमने उन नंबर बसों को स्टेशन तय किए, ये स्टेशन जाएगी, वहाँ पे ये बंदा कॉन्टेक्ट करेगा, सारे कागज पत्र जो थे एक्सचेंज हो गए। आप मान सकते हो कि 100 की 100 बस गायब हो गई है। राजा वीरभद्र सबसे धाकड़ मुख्यमंत्री मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनके राज में भी ऐसा नहीं हुआ कि कृपाल परमार ने बसें का इंतजाम किया और बसें गायब हो जाएं। अपने ने बढ़ के रखते कृपाल परमार। ठीक है। और वहां से मंच से फिर बेशर्मी से फिर प्रोग्राम कामयाब करवा दिया, पंडाल भर दिया। इथे कौन जिन्हें फेल कराया? बिक्रम भाई, जयराम ठाकुर। यार अच्छा, बिक्रम भाई। मैं एक ही बंदे की बात करता हूँ, बिक्रम भाई क्लीन चिट। यानी जयराम ठाकुर, मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति जो किसी को साइड ट्रैक करने के लिए अपनी रैली फ्लॉप कराने के हद तक चला जाए। आप ये तो आंकड़े तो सरकार के पास है ना। आप पूछो कि फतेहपुर में जो कार्यक्रम हुआ था वहां पे कितनी बसें आई थी। मैं तुम्हारी बस करानी ही तो बसा रोकी थी। मेरी बस कराते कराते मैं पार्टी की बस कराती ना। ये भी है। किन्या कराई बस गणा इन आरोप लाइंदे साबित मैं कर रहा हूँ ना कि 100 की 100 बस गायब हो गई। कार्यक्रम फिर हो गया और फिर बेशर्मी से स्टेज से वो घोषणा होती है कि जी सरकारी कार्यक्रम है। उस पिछले पंडाल के बैकग्राउंड से और छत के अलावा कुछ भी सरकारी नहीं था। बड़ी महिमा। जिस व्यक्ति ने यहां तक जाकर राजनीति निचले स्तर पर की है, उस व्यक्ति को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अगर सब लोग साथ देते तो नजारा कुछ और होता, अगर तुम सबको साथ लेके चलते तो नजारा कुछ और होता। वाह वाह वाह, थोड़ा सिद्धा है कि सानू मारिया ता पूरी पार्टी मरी। बाई इलेक्शन हुआ। हाँ। बड़ी खबर लगी थी कृपाल परमार को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में उस बंदे की औकात ही नहीं कि मेरे को ले जाए। मैं गया था उसको, मैं गया था उसको ओक ओवर में बैठ के श्राप देने के लिए। हैं? मैं था, सुरेश कश्यप थे, पवन राणा जी थे। मैंने उनको कहा था कि जो आपने मेरे साथ किया ना, ये एक दिन आपके साथ भी होगा। क्या लारा लाने के लिए? ये तो कुछ नहीं, मैं लारा क्या लगाना था, मैंने जाके बोल दिया कि तेरी सरकार में कुछ नहीं बनना। मैंने भी सुनो ना, वो क्यों देखो ना, मैं को बेवकूफ थोड़ी हूँ, क्यों कहूँगा। जब सब लोग चेयरमैन बने और कौन कौन बने, किस किस को चेयरमैन बनाया और अंत तक किसको चेयरमैन बनाने की कोशिश कर, कौन से दोस्त थे उसके। तो बोलते मित्रों की सरकार है। नहीं, देखो ना, जब वो सुखराम जी पे सुखविंदर सुक्खू पे अटैक करते हैं कि मित्रों की सरकार है, तो मेरे को ना बड़ी शांति मिलती है। जो यार एक बंदा तो है जिसने दोस्तों को संभाल के रखा हुआ। वाह 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 वाह, बड़े साफ गोई है निकाल कर रहे तो बड़ के सुक्खू भाई। ये भी जयराम ठाकुर ने तो अपने दोस्तों को ही खत्म कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलना। अच्छा कहा, देखो एक बार और बताता हूँ, 2007 में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। जयराम राजनाथ जी का, मेरा गोरा चेहरा तुप्पा ने और गोरा ही आना। राजनाथ जी का एक यात्रा थी, राजनाथ सिंह जी थी। हाँ, उसका यात्रा प्रमुख मैं था। अच्छा। सुरेश भारद्वाज जी,
मंत्री थे, राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे, राज्यसभा के एमपी थे। तो मैं वो उनका रूट देखने के लिए आया, तो मैंने हॉल्ट किया मंडी में। तो रामस्वरूप जी से मेरी बड़ी अच्छी बनती थी, हमारा मजाक भी बड़ा चलता था और बड़ा लंबा सफर था उनसे। तो मैंने उनको अपने रूम में, जो बस स्टैंड के ऊपर है ना, मंडिया पता नहीं है इतना बड़ी, नहीं, बस स्टैंड के ऊपर जो रेस्ट हाउस है, अच्छा, वहाँ पे रुका हुआ था। तो मैंने रामस्वरूप जी को बुला लिया। तो एमपी इकट्ठे हो गए। तब 2007 में मैं भी नहीं था, वो भी नहीं थे। तो वो मैं XMP था और वो वुड बी MP थे। तो मैंने उनको नाश्ते पे बुला लिया और रामस्वरूप जी को ढूंढते ढूंढते जयराम ठाकुर जी आ गए वहाँ पे। उस वक्त हम तीनों उपाध्यक्ष थे। अच्छा। चौथे उपाध्यक्ष थे दूलोराम जी। दूलोराम। जयराम जी आए तो जयराम जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ऐसा करते हैं, चुनाव है, तो मुझे जो लगता है कि तो पूरी टोन पकड़ी याद है। मुझे जो लगता है कि हम तीनों में से कोई बनेगा। क्या? प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष। तो आओ हम लोग कसम खाते हैं कि जो भी बनेगा वो दूसरे दो भाइयों का वाह जयराम जी, वाह, देखो कितनी बड़ी गल। और उस वक्त था कि बनने की संभावना मेरी थी। अच्छा। और अल्टीमेटली जयराम जी बने। अच्छा, फिर थोड़ा ख्याल रखे होना था। बड़ा मुझे प्रदेश कार्य समिति में आने के लिए राजनाथ जी से कहलवाना पड़ा और रामस्वरूप जी को संघ की शरण में जाना पड़ा। मुझे एक सवाल और याद आया, चला कहाँ चला। हाँ, ठीक है। जो मैं 13 मार्च वाले कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, रैन वाले की, जब उन्होंने कहा कि 4 दिन में कर लो। हाँ। मैंने कहा कि दिल्ली बैठे थे। बिल्कुल। और जब हम दिल्ली बैठे थे तो रामस्वरूप जी भी आए थे। अच्छा। और रामस्वरूप जी अपना कोई काम बता रहे थे और उनसे मदद मांग रहे थे जयराम जी से। और जयराम जी उसको लाइटली ले रहे थे। और 13 तारीख जो थी, वो उस दिन शाम को वहाँ पे मीटिंग थी जहाँ पे रामस्वरूप जी ने भी आए थे। तो रामस्वरूप जी ने मुझे कहा कि मेरे रुकने का इंतजाम, तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो व्यवस्था है नहीं, तो आपने कल दिल्ली जाना, तो शाहपुर रेस्ट हाउस में मैंने बोल दिया वहाँ चले जाना। तो रात को जब रामस्वरूप जी जाने लगे तो वो बड़े भावुक थे। वो कोई बात करके आए थे जो उनकी बात बन नहीं रही थी, और हम जब गले मिले तो वो रो दिए। तो मैंने उनको, तो उन्होंने थोड़ी सी हल्की बात की। मैं क्या पंडित, तो आप मैं बताओ क्या बात है। मैं क्या परिवार सामने खड़ा है। मैं क्या नहीं, ऐसे किसी भावुक आदमी को हौसला देने का यही तरीका होता है। जायज़ है। और मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि मैं उस बंदे को रोक नहीं सका, मैं उसको पूछ नहीं सका। और अगली सुबह 14 तारीख की सुबह पे वो दिल्ली गए और उसी रात को उनकी देहांत हो गया था। जयराम जी जिन दोस्तों के साथ उन्होंने वचन दिया था कि जो बनेगा वो दूसरों का ख्याल रखेगा, वो उनके मुख्यमंत्री काल में एक दुनिया से चला गया और दूसरा पार्टी से। यानी मुझे बताओ ना कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का मित्र होना गुनाह है। मुझे तो इन 5 सालों में ऐसा लगता था कि मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहा हूँ। कि जी ये काम कर दो, कि जी आपका फैसला तो PMO में होता है। अब मैं कहते मुझे आप सरकार में कोई जिम्मेवारी दे दो, तो जी आपका फैसला तो PMO में होता है, वहाँ से फ़ोन करवा दो। तो मैं पूछा भी जेड़े तू बनाए दिन, अब बोला जेड़े तू जेड़े बंदे बनाए थे ना, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने किसके लिए फ़ोन किया है? तब मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैंने कहा कि तुम्हारी सरकार में नहीं बनना, इसलिए कहा मैंने। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पिछली वाली तरफ जा रहा हूँ। आपने कहा कि प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा नहीं बनने दिया। जो आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप PM साहब के साथ बात कर रहे थे, उसका क्या सीन था? वो कैसे लीक हुआ? आपने करवाया? देखो ऐसा है कि वो मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि वीडियो जो कॉल आई थी, हालांकि PMO में मेरा नंबर था, मेरे नंबर पे कॉल नहीं आई। वो एक चेयरमैन थे उस वक्त, जयराम ठाकुर के खास व्यक्ति थे, उनके फ़ोन पे कॉल आई। क्योंकि PMO में उस व्यक्ति का किसी ने तो नंबर दिया होगा, दिया होगा 100%। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। और जब बात नहीं, और जब हम अगले दिन चुनाव से हटने वाले थे,
और 11 बजे उन्होंने मेरे को निष्कासित कर नहीं, दिया। वो किसके, जहाँ तक मेरी सूचना है या मेरे तक नॉलेज है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, उस व्यक्ति को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना लिया। हाँ बिल्कुल, आप पार्टी से बाहर। वो अब देखो ना, उसने जो क्या पैरामीटर है ये? उसने जो उसको जो काम दिया, देखो ना, उन्होंने कृपाल परमार को निपटाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। तो आपको दुख नहीं होता कि जिन लोगों ने वो हुआ, आपके ऊपर आरोप लगे, आपकी मित्रता के बीच दीवार करी गई? अगर मैं उसी लिहाज से बात करूं तो भाई साहब, आज की डेट में आप एमपी होते लोकसभा में, अगर वो चीज नहीं गई होती आज और बन गए। नहीं देखो ऐसा ना, आप राज्यसभा के एमपी रहे, आप लोकसभा के एमपी भी ऐसा है, वो सारी भाग्य की बातें हैं, मैं उनको वो भूल चुका हूँ, छोड़ मतलब चुका आपको हूँ। मल्टी डायमेंशनल तरीके से खत्म किया गया। मैं कहता हूँ कि हर बंदा शामिल था उसमें। तो यहां तक जो व्यक्ति चला जाए और इतनी छोटी सोच हो जिसकी है, वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह ले और 5 साल रह ले, और आज वो जैसे बोल रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बोलने की, वो तो ऐसे कि जैसे पीछे किसी ने पिस्टल रखी हुई, मुझे बोल तू रखी होंगी को नहीं पता नहीं रखी, मैं क्या ऐसे लगता है कि वो ना तो उनकी भाषा है ना उनका टेम्परामेंट है। हाँ वो तो है, टेम्परामेंट तो, और ना ही ऐसा कारण है कोई, क्योंकि ये नारे तो कई बार लगते हैं। कल धौला साहब के साथ बैठा था तो मैंने एक सवाल था मेरा कि क्या अनुराग ठाकुर ने कोई ऐसी चिकोटी मंडी में काटी होगी जिसकी वजह से जयराम ठाकुर जी को इतना गुस्सा आया? देखो ना, मुझे नहीं पता। 93 में जब जेपी नड्डा ने पहला चुनाव लड़ा था, है, तो उसमें हम भी नारे लगाते थे कि शांता के बाद जेपी बने मुख्यमंत्री धूमल जी। तो जब जयराम ठाकुर को पार्टी का सिस्टम पता है कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तो तुम विचलित क्यों हो यार? 4 लोगों के सड़क पे नारे लगाने से मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएगा कोई। आज किसी ने डाला हुआ था कि उनको ये बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। माननीय जयराम ठाकुर जी ने ये बयान देके अपने अंदर के विचारिक पहाड़िए जा जाओ, नहीं पहाड़ी है जिसने अब अपना जो खोखलापन है ना, विचारिक खोखलापन, वो साबित किया। और उसके नीचे जो कमेंट पढ़ो, लोग क्या लिख रहे हैं। कम्प्लीमेंट भी होने जरूरी, कोई नहीं, मैं ढूंढता रहा कम्प्लीमेंट, ढूंढते ढूंढते थक गया मैं। चलो ठाकुर साहब, अब दूसरे इस पे आता हूँ। ये तो तमाम चीजें हो गई। फतेहपुर 2027, इशारा आप मेरा समझ रहे हैं? चुनाव नहीं, वो देखो ऐसा है कि जैसे हालात बनेंगे वैसा तय करेंगे। हालात तो आपके खराब करके रखे हुए। हालात भी खराब, हालत भी खराब। हालत नहीं मेरी खराब, उन्हें तो फिटन बढ़ गई पूरे दिखा। हालत नहीं, पूरा ड्रेसअप दशहरा विशाल बढ़ और पूरे। मैं तो कहता हूँ कि मुझे जो 2 साल मिले ना, ये जीवन का वरदान मिला। मैं संतुष्ट हूँ अपने उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभिशाप किसने दिया था आपको? ये अगर ये 2 साल अज्ञातवास के वरदान रहे आपको श्राप देने वाले लोग कौन थे? वो ऐसा है कि जब ग्रह मारे होते हैं ना, तो जो सारी जो इक्की दुक्की होते हैं सारे उठ पड़ते हैं। लेकिन देखो ऐसा है, जैसे ना इक्की दुक्की चक देंगे, लोड पे वो जब आएगा वो कर। देखो ऐसा है ना, अब वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, कुछ नाम तो हुआ है। अब दोस्तों को भी पता है, दुश्मनों को भी पता है कि जब बंदा खड़ गया तो अड़ गया तो फिर लड़ गया। नहीं, इससे तो कोई दो राय नहीं है। तो उसमें ऐसा है कि जो मैं फिर मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जयराम ठाकुर जी बाकी लोगों से वो मांग रहे हैं कि सहयोग मिलता। आपने कांगड़ा के साथ क्या किया? आपने जहाँ पे बाई इलेक्शन था फतेहपुर, उसको नहीं बख्शा। ठीक है, आप भी तो अपना रास्ते साफ कर रहे थे ना। तो वैसे तो अगर बाई इलेक्शन की बात आ जाए तो उसमें तो 4 थी, 4-0। वो तो मैं उसको बोल आया था, ओकोवर में बोल आया था। मैं क्या 1 नहीं जितनी। अच्छा, भविष्यवाणी पहले थी आप? पहले मैंने क्या, मंडी भी नहीं जीतोगे आप, मंडी भी नहीं जीतोगे। उसकी वजह क्या थी मंडी नहीं जीतने वाली? पता नहीं उस वक्त वोट बैंक का। देखो ना, आज तो वो माता रानी बुला रही है, मेरे को नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। उस वक्त भी ऐसी छटा दी कोई, उसको बोल दिया कि जा वह तेरा सत्यानाश।
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको बोल के आया था कि कुछ नहीं जीतोगे आप। तो अब 2027 में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की पोजीशन क्या होगी? ये जो मान लीजिए एक तरफ से कि कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा माहौल है या बना हुआ है, तो एक सवाल मेरा कॉमन सा आ जाएगा जिस तरह से देखो उसमें ऐसा है, आप अगर स्ट्रेटजिकल आप आंकड़े देखो आप, तो बीजेपी के और कांग्रेस के वोटों में 5% का फर्क है। हाँ, इतना ही चलता है, 0.9 का इस बार था। ठीक है, 4-5%। अब जयराम जी जो जिस विषय पे बोल रहे हैं, उनको ये कोई पूछे कि 2017 में जब आप चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, तो चुनाव लड़ा धूमल जी के नाम पे। हाँ, जीते भी तभी थे आप। लास्ट में हाईकमांड को बोलना पड़ा था कि धूमल साहब के नेतृत्व में होगा। सिरमौर में अमित शाह जी ने घोषणा करके गए थे, और एकदम से सारी चीजें इलेक्शन से 5 दिन पहले। हाँ, 5 दिन पहले। ठीक है, कांग्रेस तो राजा वीरभद्र के बाद सदमे में थी, कोमा में थी। ठीक है, और 27 में, हाँ, उस वक्त तो 22 में 17 में मंडी जिले में बीजेपी को धूमल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पे मिले 52% वोट। अच्छा, 52% धूमल साहब की लीडरशिप में 2017 में। जिन 10 में से 9 सीटों की बात कर रहे हैं ना ये, हाँ, वो पहले भी जीती हैं, हाँ, और जयराम के बाद भी बीजेपी जीतेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको 2022 में आपको नेता घोषित किया, हाँ, नंबर ऑफ सीट्स ठीक है, लेकिन वोटों में आपके 6% की कभी आई, 46 पे आ गए आप। हैं? वो बढ़ गई, क्या बोल रहा है वहाँ? मैं आंकड़ों पे बोल रहा हूँ, पहले मैं भावना पे बोल रहा था, अब मैं आंकड़ों पे बोल रहा हूँ। जब जयराम ठाकुर को नेता घोषित किया, तो मंडी जिले की, जब मंडी पार्लियामेंट्री में 52 से घटकर 46% आ गए। 6% लोग जो थे वो आपका चेहरा देख के भाग गए। वो बात लगे कि कितने वोट पड़े। और दूसरा कि आप जिला से मुख्यमंत्री थे, आप जिला के मुख्यमंत्री थोड़ी थे। जिला से मुख्यमंत्री थे, जिले के मुख्यमंत्री नहीं थे। बहुत बड़ी बात। ठीक है, आप तो छोटी राजनीति कर रहे हो, और ये बयान दे के उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी पहुंच ही इतनी है मंडी तक की। हाँ, अच्छा, फिर जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 72% वोट आए। जब कंगना रनौत ने चुनाव लड़ा, जिसके पीछे तुम लाठ लेके पड़े रहते हो, मुझे पता नहीं क्यों, फिर तुम ही तो लेके आए। ये क्यों अंधे है? पता नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। नहीं तो ना तो जयराम ठाकुर साहब का भी चल रहा था ना नाम उस दौर में, अपने आप को बचाने के लिए ना। अच्छा, बचाने जब रामस्वरूप जी को टिकट दे रहे थे तब भी तो पार्लियामेंट के लिए बोल रहे थे, तब भी तुम भागे हैं। फिर तुम कंगना रनौत को लेके आगे, अब कंगना रनौत के तुम पीछे पड़े हो। लेकिन ये बात तो बताओ कि कंगना रनौत के इलेक्शन में तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 21,600 वोट क्यों कम हुए? सिराज थे। हाँ जी, 21,600। जितनी पहले लीड थी उससे लीड कम हो गई थी। गोड्डे को तुमने दौड़े गोड्डे करने ना तगड़े हो गए थे। गोड्डे जान है। 21,000 वोट क्यों कम हुआ? और यहाँ पे मैं हाईकमांड की भी गलती मानता हूँ कि अगर जब वो अपना मंडी का चुनाव भी हारे थे, बाई इलेक्शन मुख्यमंत्री रहते, चारों के चारों विधानसभा हारे थे, तीनों के तीनों 4-0 का रिजल्ट आया था, उस वक्त हाईकमांड को इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचना क्या था? जिन्हें धूमल साहब के पुत्रे के ऊपर कड़ा क्रिएट की कि इं होया सै धूमल साहब नहीं बोले, दिहाड़ी साहब भी चुप्पी रहे तो तां भी नहीं बोले धूमल साहब। तालू जैसा है ROI दिते गए थे कि बात ये हुई है, धूमल साहब तो तालू नहीं कुछ बोल रहे थे। देखो, ऐसा है कि राजनीति में गलत लोग इसलिए राज नहीं करते कि वो ताकतवर होते हैं। गलत लोग तब राज करते हैं जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। बड़ी वधिया गल है। ये पूरे हिमाचल मैसेज है, चीखा मार देना तो हाँ बीजेपी दई, कांग्रेस दई, गुनाहगार तुसान गां चला बड़का।
एक गल जरा ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ बिल्कुल मैं तो आपकी आंखों में देख के बोल रहा हूँ। नहीं मेरी अखा नहीं, ये कैमरे की अखा जखा पे बिल्कुल ओथू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बुरे लोग राज तब करते हैं जब अच्छे लोग राजनीति में चुप रहते हैं। अगर 4-0 का रिजल्ट आने के बाद जयराम ठाकुर की नकेल कसी होती तो बीजेपी को जो दिन देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं इनका एक छोटा सा पीस ले रहा हूँ जो मेरे को अपील किया कि इन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे में जो फ़र्क है, अच्छाई आप लोगों के हिस्से में आती है, चाहे वो बीजेपी के लिए आए कांग्रेस के लिए आए, आप लोग जिम्मेदार होते हो। खैर चलते चलते भाई साहब राय क्या भाग्य के लिए क्या होना चाहिए, इस माहौल को शांत करना तो क्या होना है, कांग्रेस लंबी डालनी है तो क्या होना। ऐसा है कि मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का हाल तो जो पिछले 5 सालों में कर दिया, 3 सालों में, तीन सालों में, 5 पिछले 8 साल कह लो। हिमाचल प्रदेश में घर घर में बीजेपी का वर्कर है। अगर घर में जोगा हुई नहीं रही है, ठीक है, लेकिन अगर ये जो तोड़ फोड़ की राज्यसभा के चुनाव के टाइम पे, अगर ये तोड़फोड़ बिहार में होती तो पचती है, बंगाल में करो तो पचती है। हिमाचल में जिस तरीके से 9 लोगों को पार्टी में लाए, सब लंबे पाए अपने, सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी की। बीजेपी के लिए अगर लोग कहते हैं कि कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के भी हालात अच्छे नहीं हैं। अगर दोनों मुख्यमंत्री दोनों नए थे, जयराम ठाकुर भी हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी, इन्होंने दोनों च वधिया एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इस वेले देखा जाए तो? फांसी ये फांसी नहीं, मैं नहीं फंसया। देखो ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री जिस पर केंद्र का पूरा आशीर्वाद था, फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और वो अगर रिपीट नहीं कर पाया तो फिर मुझे कहते हुए कोई संकोच की बात नहीं है कि जिस क्राइसिस में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चला रहे हैं उससे 100 टाइम बेटर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 100 टाइम बेटर। नहीं देखो ना, मैं पार्टी के लिहाज से नहीं बोल रहा। नहीं, मैं अपने और जयराम के संबंधों के कारण नहीं बोल रहा। जो हालात हैं कि एक तरफ पैसे की भरमार थी, एक तरफ मार, एक तरफ मार है, उसमें भी अगर सरकार सर्वाइव, बीजेपी वाले जाके इनकी बेड़ी में पत्थर डालते होंगे, जिस तरह से आरोप लगते हैं कि जा नहीं रहे, दिल्ली नहीं जा रहे, मदद नहीं प्रदेश को लेकर आ रहे, तो ये सच में हकीकत होती होगी ठाकुर साहब? ये कि पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता मेरे को, लेकिन देखो ना, सरकार के पास फाइनेंस की कमी तो है ही है, उसमें भी अगर सरकार इस हालात में सरकार चल रही है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बड़ी मेहरबानी परमार साहब। लाइट का इशू है, साथ में विशाल हमारा जरा कुछ हद से ज़्यादा खज्जल हो रहा है, थोड़ा सा नीचे चले, थोड़ा सा पूरा चलते हैं। हाँ, तो बात ये थी कि ये तमाम चीज़ें जिस तरह से आपने डिस्कस करी, अब आपने एक बात कही कि जब अच्छे लोग बोलना बंद कर देते हैं तो बुरे लोगों का राज होता है, और यहाँ पर अच्छे लोगों में देखा जाए जिस तरह का बीजेपी का इतिहास रहा है, उसमें प्रोफेसर धूमल भी रहे हैं, वो भी चुप हैं, कहीं ना कहीं गुनाहगार वो भी माने जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात शांता कुमार हर मुद्दे पे बोलते हैं। तो शांता कुमार का कुछ असर है इस सरकार के ऊपर, रहा है आपके लोगों के ऊपर? नहीं, देखो ऐसा ना कि जब राज सत्ता जब बेशर्म हो जाए ना, तो सबसे पहले जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। मुझे याद है शांता कुमार जब मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो शांता जी ने कहा था कि जो भ्रष्ट मंत्री हैं उनको हटाओ। तो मेरा सवाल जयराम ठाकुर से यही है कि उस वक्त उन भ्रष्ट मंत्रियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर उस वक्त उन लोगों से हटाया होता तो जो लोगों के मन में जो पीड़ा थी, जो दर्द था, जो दुख था, जो प्रताड़ित थे, वो लोगों को लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, तो पार्टी जो थी सत्ता में फिर लौट सकती थी। एक विषय और जो आपदा का
आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रदेश में आपदा है, आपदा कभी कभी कहते हैं कि वो कंगना रनौत नहीं आई, कभी कहते हैं कि वो नहीं आया, कभी वो नहीं आया। लेकिन देखो कि 4 लेन के सिर पे सारा खमियाजा डाल रहे हैं। हाँ है। मैं ये मानता हूँ कि जब रास्ते बनते हैं तो कटिंग होती है, जब नई कटिंग होगी तो बरसात में उसकी लैंडस्लाइडिंग भी होगी, लैंडस्लाइड आएगी। लेकिन बादल जो हैं वो लैंड उसके कारण 4 लेन के कारण नहीं है। जो बादल फटने की घटनाएं हुई मंडी जिले में हुई, हाँ। और जिस तरीके से नालों में लाखों टन कटाए स्लीपर आए, तो मैं जयराम जी से पूछता हूँ कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपके इलाके में ये डिफोरेस्टेशन क्यों होती रही? सिराज में सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पे हुआ है, वहीं पे बादल फटे हैं और वहीं पे वो माल निकला है। तो जब प्रदेश का मुखिया ही इस काम में लिप्त हो जाएगा, उसके अपने इलाके को ही नहीं उसने बख्शा, वहां से इतनी ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुई कि जो आपदा आई उसका कारण भी कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर हैं, जो उनकी सरकार है, जहाँ उनके मंत्री हैं जिन्होंने डिफोरेस्टेशन करवाई है। तो इसकी जो जानकारी होनी चाहिए। भाई द्वारा ऊपर जाने पड़ना, विशाल माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर द्वारा लाइट नहीं आ रही है, एक बार ऊपर आ जाओ आप। खैर खड़ोआ बढ़ गई तो आए दिखा परमार साहब कहने गलबात कदी कर लगी है तो तुहां दसना ही है, पर निष्पक्ष राय देनी। कल मैं दिखा रहा था कि लोग ना बगाड़ी ने रखी सच्चे हो सच नहीं मनते, झूठे हो झूठ नहीं मनते, जेड़ा कोई ये महात्मा पुरुष इ'यां तो शैतान ही सारे, बट बोली तो उसके बिच भी कुछ ना कुछ निचोड़ 100% होंदा होना, चाहे सर थोड़ा कहना निकले, अर्क ही कहना निकले। तो इन्होंने जी गलबात रही इसका क्या अर्क है थोड़ी नजर जरूर करने दसने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।